सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र सरकार आज ला सकती है इंश्योरेंस में एफडीआई, न्यायिक आयोग बिल भी आज हो सकता है पेश। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर घटा किराया आज से लागू, 40% तक घटाया गया है किराया। 180 से 100 रुपए हुआ अधिकतम किराया। वर्ल्ड बैंक प्रमुख ने गुजरात के विकास मॉडल को सराहा, कहा सुगमता रिपोर्ट गुजरात के आधार पर की जाए तो सुधर सकती है भारत की रैंकिंग। एसजीपीसी और एसएसजीपीसी के बीच नहीं थम रहा बवाल, 28 जुलाई को करनाल में देश भर में सिख बुद्धिजीवियों का पंथक सम्मेलन। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम खेल आज से शुरू, उद्घाटन परेड में सबसे आगे रहा भारतीय दल, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में मोदी अपने मंत्रियों को नया मंत्र देंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी बैठक में दिल्ली में सरकार बनाई जाए या दोबारा चुनाव हो, महंगाई और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन पर भी चर्चा हो सकती है। और ये मुद्दा संसद में भी गूंजा था, जिसके चलते मोदी आज इस बैठक में इस मसले पर खास कदम उठा सकते हैं। हालांकि दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वे दिल्ली में फिर से चुनाव नहीं चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय एक बार फिर नजीब जंग से मिलेंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आज अपने सांसदों के साथ बैठक करने वाले, कैबिनेट की बैठक है आज, और इसमें जो है कई अहम मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इसकी अगर खास बात करें तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो राजनीति इस वक्त चल रही है, चुनाव हो नहीं हो, आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो फिर से चुनाव चाहती है। लेकिन वहीं इस वक्त बीजेपी में ही अगर हम 5 बड़े लीडर्स की बात करें, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, और अगर हम बात करें तमाम और नेताओं की, तो इनमें जो है इस वक्त सुषमा स्वराज और अरुण जेटली चाहते हैं कि फिर से चुनाव ना हो। वहीं अगर हम बात करें नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो। ऐसे में इस वक्त जो है बीजेपी खुद में बटी हुई है और असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। और उसके साथ ही अगर संघ की बात की जाए तो संघ भी पहले अपनी बात रख चुका है। अमित शाह जब संघ से मिले थे अध्यक्ष बनने के बाद, उसके बाद संघ ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में फिर से चुनाव कराने चाहिए, वरना गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच। और जिस तरीके से भारत जो अगर हम बात करें इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार की, तो नरेंद्र मोदी सरकार भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से महंगाई के बाद लगातार तमाम दबाव उसके ऊपर पड़े हैं, उसके बाद वो कुछ हद तक सहम सी गई है और वो मौका परस्त बनते हुए दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। लेकिन इस पर जो है इस वक्त पार्टी में अलग अलग राय निकल कर आ रही है, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की बात की जाए, या चाहे तमाम लोग। इसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी क्या राय देते हैं, क्योंकि सबने अभी तक अपने बयान दे दिए हैं, सबने जो भी उनकी बातें हैं रख दी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। तो इन्हीं सब लिहाज से जो है आज का जो ये कैबिनेट का जो बैठक होने वाला है, इन सब लिहाज से बहुत खास है। 25 अगस्त को भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में दोनों देश के विदेश सचिव कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर के मुद्दे को उठाएगा। साथ ही इस बातचीत के दोनों ही देश सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, उसमें एक जवान शहीद भी हो गया है, उसके बाद काफी दबाव बना हुआ है। और इस बीच जिस तरीके से इस वक्त जो फैसला लिया है भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने मिलने का, उसको काफी सराहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो मुद्दे बार बार मुलाकात के बाद उम्मीद की जाती है कि शायद अब इन सब सीज फायर, कम से कम सीज फायर रुके, इन सब मुद्दों को लेकर फिर से बात होगी और एक नए सिरे से जो है नई सरकार है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए पहलुओं को और ठोस कदम उठाते हुए वहां पे जो मुलाकात होगी उसमें अपनी बात रखेंगे सीज फायर को लेकर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर। इस महंगाई के दौर में दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। यह खबर जुड़ी है दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 40% तक घटाया गया किराया आज से लागू हो गया है।
दिल्ली मेट्रो ने कहा कि संशोधित किराए के मुताबिक इस रूट पर न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा, जो पहले 30 रुपए था। साथ ही अधिकतम किराया 100 रुपए होगा, जो पहले 180 रुपए था। यह रूट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से धौला कुआं होते हुए द्वारका सेक्टर 21 तक जाता है। इसलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक का किराया अब सिर्फ 100 रुपए होगा, जो कि पहले 180 रुपए हुआ करता था। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2000 तक के झोपड़ों को कानूनी अमली जामा पहनाकर झोपड़ों की खरीद फरोख्त को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। गृह निर्माण राज्य मंत्री सचिन अहिर के अनुसार झोपड़ों की खरीद बिक्री के लिए नियम निर्धारित करना जरूरी था। उसके लिए नई नीति बना ली गई है। इसके अंतर्गत झोपड़ों में रहने वालों को स्कूल कॉलेज के प्रवेश से संबंधित कागजात दिखाने पर ही झोपड़ों की कानूनी मान्यता मिल पाएगी। दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए महानगर पालिका स्तर पर 3 एडिशनल कमिश्नर और 11 डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है और कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी बीच जिस तरीके से शिवसेना के सांसदों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, इस बीच जो है शिवसेना के विधायक सुभाष देसाई से हमारे संवाददाता अमित सासवत ने बातचीत की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर। देखिए खास रिपोर्ट। बात करेंगे उस नेता से जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी पार्टी शिवसेना को सत्ता में लाने की, उनसे बात करेंगे और आने वाले चुनाव के समीकरणों के बारे में जानेंगे। सुभाष देसाई बड़ा नाम है और शिवसेना के मुख्य नाम भी है। सुभाष देसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जो महायुति है, इस महायुति में लगता नहीं ना कहीं महासंग्राम है? बिल्कुल नहीं। ये जो संग्राम दिख रहा है या महासंग्राम जिसे आप कहते हैं, वो मीडिया में बताया जा रहा है। अभी सीटों के बारे में मीडिया ने तो लिस्ट भी प्रिंट कर दी। अब हमारी बातें शुरू नहीं हुई सीटों के बंटवारे को लेकर। हमारी युति आज नहीं है। शिवसेना भाजपा 25 साल से एकत्र काम कर रहे हैं, तो हमारी एक सिस्टम बनी हुई है। चुनाव के पहले दोनों पार्टी के नेता बैठते हैं और जो चुनाव की सीटें हैं उनका जो बंटवारा या जो भी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसमें क्या होता है, ये बंटवारा तो पहले हो चुका है और ये सबको मानना होगा कि ये बंटवारा और किसी ने नहीं किया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय मुंडे जी, इन तीनों ने जो बंटवारा किया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बड़ी खूबसूरती के साथ में आपने मीडिया पे ब्लेम किया। एक बात बताइए, 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, आप सिर्फ पीएमसी तक सीमित है। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? दुर्भाग्य केवल हमारा नहीं, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है। ये सरकार ने किया क्या? 10 साल है, वो 15 साल है वहाँ महाराष्ट्र में, तो 15 साल है। किया क्या? कौन सा वर्ग जनता का खुश है? न महिला खुश है, न किसान खुश है, न बच्चे खुश है, न मजदूर खुश है, विद्यार्थी नाराज़ है, सभी लोगों को नाराज़गी है। तो ऐसे काम करने वाली सरकार ने किया क्या? तो हमें सत्ता नहीं मिली, इसके लिए हम अवश्य हमें दुख होता है, लेकिन जनता के प्रश्न गंभीर हो गए, ये चिंता का विषय है। आपके हिसाब से बहुत बड़े नेता है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत रिच है, परफेक्ट चीफ मिनिस्टर फिलहाल करंटली कौन आपकी नज़र में? उद्धव ठाकरे। रीजंस क्या है इसके? रीज़न ये कि जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं। बीजेपी चाहती है? बीजेपी भी चाहेंगी, बीजेपी चाहेंगी। जब हम उनसे इस बात में चर्चा करेंगे तो बीजेपी भी चाहेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया। उनका तो कहना यह है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन दूसरे मंत्री बनेंगे, ये इस विषय को महत्व देने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में परिवर्तन होना चाहिए और जनता के हित में काम करने वाली सरकार हमें लानी है, उतना ही वो कहते हैं। पूरे सिंसियरिटी में बताइएगा, एक्स फैक्टर महाराष्ट्र कहा जाता है राज ठाकरे को, सच में आने वाले इलेक्शंस में कितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर? एक्स फैक्टर 2009 के चुनाव में ज़रूर देखा गया कि उनके चलते हमारे उस वक्त मुंबई के लोकसभा के उम्मीदवार नहीं आए और विधानसभा में भी नुकसान हुआ शिवसेना को, बीजेपी को।
2009 में, 2014 में स्थिति पलट गई। अब वो फैक्टर रहा नहीं। अब तो उनके लोग लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राज ठाकरे को कहना पड़ा कि मैं उम्मीदवार होगा। रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई को इंटरनेशनल सिटी कहा जाता है। आपकी सरकार सेंटर में रेल बजट में रेलवे के लिए, मुंबई लोकल के लिए ज़ीरो, कुछ नहीं। आप रिप्रेजेंट करते हो शिवसेना महाराष्ट्र को, कहीं ना कहीं लगता है कि सेटबैक है। नहीं, सेटबैक नहीं, कुछ समय तो देना चाहिए ना। इस बजट में नहीं हुआ इसलिए कि हमेशा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप कमिटमेंट देते होगा। बिल्कुल। आने वाले चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें भगवा रंग की होगी? सीधा जवाब दे सही साहब। हाँ, 150 प्लस। किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप? मोदी फैक्टर, उद्धव फैक्टर? दोनों या आपका फैक्टर? दो फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, उद्धव फैक्टर है, शिवसेना भाजपा महायुति का फैक्टर है। और कांग्रेस राष्ट्रवादी को लोगों ने पूरी तरह से नकारा दिया है, अभी उनको कोई मौका ही नहीं है। आप मीडिया से खफा है देसाई साहब? कभी कभी जब कोई झूठी बातों को बढ़ावा दिया जाता है, सम सेक्शन, नॉन नहीं कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। राणे राज ऐसे जो इनफेक्टिव है और जिनका कोई भवितव्य नहीं है, ऐसी बातों को बहुत ही उनके इश्यूज़ को बड़ा बनाया गया। ऐसी कभी बातें होती है तो ज़रूर मैं नाराज़ होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए देसाई साहब, जिन्होंने अच्छे तरीके से कहा कि राज ठाकरे और नारायण राणे कोई भी फैक्टर नहीं इस इलेक्शंस पे, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गौड़ के साथ अमित सारस्वत, रिपोर्टर 24/7। शिवसेना के विधायक सुभाष ने तो कह दिया है कि जिस तरीके से शिवसेना के, अगर हम प्रमुख की बात करें, उद्धव ठाकरे इस वक्त सीएम इन वेटिंग है, लेकिन उसी पार्टी के एक सांसद ने बवाल खड़ा कर दिया। ब्रेक के बाद देखेंगे आखिर क्या बवाल खड़ा किया है। शिवसेना सांसद राजन विचारे ने रोटी विवाद पर माफी मांग ली है। राजन विचारे का कहना है कि वो सांसदों के साथ हो रहे बर्ताव पर गुस्सा थे। विचारे ने कहा कि उनके इस बर्ताव से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने सफाई दी कि उन्हें मैनेजर के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उसकी जेब पर कोई नेम प्लेट लगी थी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर अपने सांसद का बचाव किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैनेजर के धर्म के बारे में जानकारी नहीं थी। शिवसेना सभी धर्मों का आदर करती है। तो जिस तरीके से राजन विचारे जो हैं लगातार इस वक्त विवादों में फंसे हुए हैं, ये जो मामला है, ये मामला है दिल्ली के महाराष्ट्र भवन का, जहां पे सभी सांसद रुके हुए थे और जब वहां पर खाने की बात आई तो खाने में, वहां पे मेस में उन्होंने देखा कि काफ़ी दिक्कतें हैं, रोटी काफ़ी टाइट थी। ऐसे में उन्होंने जबरन जो है मैनेजर को रोटी खिलाने की कोशिश की। मैनेजर ने कहा भी कि मेरा फास्ट है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस वक्त उनका रोज़ा चल रहा था। ऐसे में ये पूरा जो मसला है उभर कर आ गया है और ये एक जो मसला है अब पूरी तरह से एक राजनीति का जो है रूप ले चुका है और जिसकी वजह से इस वक्त कल काफ़ी ज़्यादा हंगामा संसद में भी देखने को मिला, जहां पर कि बिधोड़ी और अगर हम बात करें और नेताओं की तो आपस में भिड़ने वाले थे और उसके बाद बिधोड़ी और पप्पू यादव तो लगभग भिड़ चुके थे संसद में, जिस तरह से माहौल देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र में भी काफ़ी इसका जो है विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा सदन में, तो जिसको लेकर इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी चल रही है और ये जो मसला एक बंद कमरे का मसला था वो इस वक्त पूरी तरह से सांप्रदायिक होता दिख रहा है और राजनीति में इसका हर कोई जो है अपना फायदा देखते हुए इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगा रही है शिवसेना। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोपों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सदन में जारी घपलों पर पर्दा डालने के लिए शिवसेना सांसदों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सदन में व्यवस्था काफी खराब है, न खाने पीने की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है। तो संजय राउत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो ये पूरा मसला है, ये जो अभी तक घपला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसको छिपाने के लिए जो है इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैं वहाँ खुद मौजूद था जब भी हमने देखा कैंटीन की अवस्था
जब भी हमारे महाराज सदन की इतनी बड़ी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में कैंटीन को जगह दी है, फर्नीचर दिया है, लाइट दिया है, पानी दिया है, तो सब्सिडाइज कैंटीन अच्छी क्वालिटी का उधर अनाज होना चाहिए था। जब भी हमने देखा वहाँ की एक सब्जी जो थी वो बिल्कुल पतली थी, जो चपाती थी वो हाथ से दोनों हाथ से टूट नहीं रही थी। जो वहाँ के रेसिडेंशियल कमिश्नर हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी है उनको ट्रीटमेंट, हमारी जो एमएलए आते हैं, जो एमपी आते हैं, उनको सही ट्रीटमेंट दे। ना पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक उन्होंने किया कि उस दिन परसों से कैंटीन बंद करवाया। मैं वहाँ खुद मौजूद था जब भी हमने देखा कैंटीन की अवस्था, जब भी हमारे महाराज सदन की इतनी बड़ी बिल्डिंग। जहां एक और धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, वहीं उसके बिल्कुल उलट अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो वहां पे जहां एक तरफ जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं रमजान का पाक महीना हरिद्वार में तहजीब का एक नया उदाहरण दिखा रहा है। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में रोजेदार लोग देश के कोने कोने से आए शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में रोजेदार हरिद्वार से पैदल गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्तों के लिए स्टॉल लगाकर उन्हें शरबत और केले बांट रहे हैं और उनके इस पहल पर शिव भक्त भी काफी खासे उत्साहित हैं। रोजेदार मानते हैं कि भूखे को खाना देना और प्यासे को पानी पिलाना बड़े ही शबाब का काम होता है। रमजान के महीने में हम सब खुद रोजे से हैं, लेकिन हमने सोचा हम तो रोजे से हैं, लेकिन हमारे भाई भक्त इतना लंबा सफर पैदल कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके लिए जलपान की व्यवस्था करें। आज हमने इनके लिए शरबत और केले का प्रबंध किया है। जो हम इन कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में भाईचारे का संदेश इन्हीं चीजों से जाता है और हम भी अपने हिंदू भाइयों को भाईचारे, सद्भावना और प्यार का संदेश देना चाहते हैं, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कौमी एकजुटता बनी रहे। 13 जुलाई से शुरू हुआ हरिद्वार में जो कावड़ मेला है, वो इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। यहाँ पर आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। आस्था के रंगों के बीच सजी कावड़ हरिद्वार के लोगों के लिए खासा आकर्षण का कारण बनी हुई है। यही नहीं, रंग बिरंगी कावड़ के साथ साथ शिव भक्तों का भोले की भक्ति में नाच रहे शिव भक्त इस आकर्षण को और भी रोचक बना रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिव भक्त किस तरीके से अपने अलग अलग कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन दिख रहे हैं शिव भक्त। झांकियों से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त पूरा जो है सावन के महीने को जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कावड़िए साथ में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिव भक्त किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, जिसका नाम लेने से ही लोगों के मन में एक हंसी के गुब्बारे अपने आप फूटने लगते हैं, ऐसे ही मशहूर अभिनेता से हमारे संवाददाता ने बात की। सुनिए। आज हम आपको फिल्म जगत की एक महान ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसका नाम जेहन में आते ही लोगों को गुदगुदी होने लगती है। एक ऐसी महान बॉलीवुड की शख्सियत राजपाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजपाल जी, रिपोर्टर 24x7 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम आपसे कुछ अनसुलझे ज़िंदगी के पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आपका दिल्ली से मुंबई तक का जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसा रहा? हीरो तो खैर मैं अभी भी नहीं, मैं ज़ीरो ही मानता हूँ। ज़ीरो में जो कुछ भी मिला वो सब बोनस है। हमारी यात्रा शुरू हुई थी शाहजहाँपुर से, ग्रेजुएशन किया उस समय थिएटर करता था शाहजहाँपुर में, कोरोनेशन आर्ट थिएटर में, और उसके बाद लखनऊ, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ 2 साल का डिप्लोमा करने का मौका मिल गया भारतीय नाट्य अकादमी में। भारतीय नाट्य अकादमी के बाद में जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में मौका मिल गया 3 साल पढ़ने का, और फिर 3 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद मुंबई आया तो कुछ सीरियल्स में मौका मिला। उसके बाद में एक सीन फिर फिल्म में शुरू हुआ, शूल राम गोपाल वर्मा जी ने देखी, उनको एक सीन बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने जंगल में मौका दे दिया, और ऐसे मौके पाते मौके यहाँ तक आ गए। राजपाल जी, निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो आपने शाहजहाँपुर से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली में फिल्म एकेडमी से ट्रेनिंग ली,
लखनऊ में काफ़ी वक्त गुजारा। इसके बाद आप मुंबई में एक अपना बॉलीवुड में मुकाम तक, एक शिखर मुकाम तक पहुँचे। तो जो दूर दराज, जो छोटे शहरों, छोटे कस्बे से लोग फिल्म जगत में अपना नाम शोहरत कमाने के लिए मुंबई आ रहे हैं, अब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे नए कलाकारों को? देखो, नसीहत तो पाठक साहब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ना एक्टर हूँ, ना हीरो हूँ, ना स्टार हूँ। मार्गदर्शन तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन कला का विद्यार्थी हूँ, और कला के कई रूप हैं। बोलते हैं ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं जहाँ रास्ते नहीं होते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। और कोई नहीं, जिसकी किस्मत में जो है, आप अपनी तरफ से एफर्ट करते चले जाइए, बेस्ट कीजिए, ऊपर वाले ने आपके लिए जो बेस्ट सोचा होगा वो मिलेगा। बात की जाए बॉलीवुड के अभिनेताओं की, तो आपने अक्षय जी के साथ ज़्यादा फिल्मों किया है, तो अक्षय कुमार का जो है आपके लाइफ में या फिल्मों में कितना सपोर्ट रहा, और आपने उनसे क्या सीखा, और उनके लिए पर्सनल आपके विचार क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सपोर्ट तो हमारे माता पिता का रहा, हमारे गुरुजी का रहा, और ईश्वर का रहा। सपोर्ट मैं दुनिया में किसी के आदमी को नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि सपोर्ट उससे होता है जो दिशा दे आपको, और दिशा आपको किसने दी? आपके माता पिता ने दी, फिर आपके संस्कार और आपके गुरुजी ने आपको, कि बेटा ये रियल लाइफ है, ये रील लाइफ है। तो उसमें आचरण, व्यवहार, संस्कार, आपका कर्मठता, आपकी जो भी है, तो वो जितना भी श्रेय, उसका कर्ज 100 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। तो एक गॉड, गुरुजी और माता पिता। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता आपकी फैंस हैं, और काफ़ी नौजवान युवा हैं कि जो आपको फॉलो करते हैं, और उन निजी ज़िंदगी में उनको जो भी गम होता है, आपके फिल्मों के जरिए उन्हें काफ़ी एनर्जी और कुछ जो है दर्द बांटने का मौका मिलता है। तो आप एक करोड़ों नौजवानों को और दर्शकों को, अपने फैंस को चलते चलते क्या संदेश देना चाहिए? ये शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन में मुझे याद है कि मैं कक्षा 3 में था, और उस समय एक डायरी पढ़ी थी। तो उसमें डायरी में जो अपन बनाते हैं, उसमें हर पन्ने पे एक स्लोगन लिखा रहता था कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। वो 3 शब्द ढूंढते ढूंढते, उनका मीनिंग समझते समझते, उनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। घर हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे किसी को हमसे परेशानी हो या हमें किसी से परेशानी हो, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा प्यार बांटने की कोशिश की। तो बोलते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड फुल ऑफ लव, लाइफ विल बी रॉक, डोंट वरी एट ऑल। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड की महान शख्सियत राजपाल यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सफलता के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कड़ी मेहनत, और इसमें सबसे अहम रोल होता है आत्मविश्वास का। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इनके जीवन में सबसे अहम स्थान रखने वाले इनके प्रथम गुरु माता पिता हैं। साथ ही साथ इन्होंने हमें जो है रिपोर्टर 24x7 को काफ़ी दर्शकों को जो है काफ़ी जो है अपने अनुभव शेयर किए। इसके लिए रिपोर्टर 24 इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हम अगली बार फिर आपको अगले शख्सियत से रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन राकेश गौड़ के साथ रितेश पाठक, 24 रिपोर्टर x7 मुंबई। फिलहाल उस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्ट 24/7 के साथ। नमस्कार।